आज हम एक गंभीर विषय पर बात करेंगे और समाज में एक ऐसी व्यवस्था जिसकी चर्चा भी बहुत है और समाज में वैसे लोग भी बहुत हैं, लेकिन ये क्या चीज़ है इस पर हम चर्चा करेंगे। आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं साहब आप क्या व्यवसाय करते हैं, क्या आपका प्रोफेशन है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं मैं दुकान चलाता हूँ, कोई कहता है मैं डॉक्टरी करता हूँ, कोई कहता है मैं वकालत करता हूँ, कोई कहता है मैं मजदूरी करता हूँ, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे लोगों का एक व्यवसाय सुनने में मिलता है, वो व्यवसाय है लाइजनिंग। कुछ लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन पता सबको है कि लाइजनिंग व्यवसाय क्या होता है। ये लाइजनिंग व्यवसाय हम कब से सुनना शुरू करते हैं? जब हम स्कूल कॉलेज में होते हैं। हमको प्रैक्टिकल में नंबर चाहिए तो गुरुजी के लिए लाइजनर उपलब्ध होता है। उनसे पूछा जाए क्या करते हैं, वो लाइजनिंग करता हूं, प्रैक्टिकल में नंबर दिलवाता हूं। थोड़ा और कॉलेज में जाते हैं तो पुलिस थाने के सिपाहियों की लाइजनिंग शुरू कर देते हैं वो लोग। बहुत सारे जो अवैध धंधे हैं उनमें बहुत सारे लोग जो जुड़ करके और कहते हैं साहब मैं पुलिस थाने की लाइजनिंग करता हूं, एसएचओ साहब की लाइजनिंग करता हूं। और यह शुरुआत जब स्कूल कॉलेज से होती है और उसके बाद जब स्कूल कॉलेज से बाहर निकलता है तो आदमी बेरोजगार होता है। वह अपने से जुड़े हुए या अपनी जाति के किसी अफसर के लिए लाइजनिंग शुरू कर देता है। बेरोजगारी में उसका व्यवसाय हो जाता है और अपने संबंधित जो रेवेन्यू के लोग हैं, पटवारी से लेकर एसडीएम तक, कलेक्टर तक, पुलिस के लोग हैं, सिपाही से लेकर एसपी तक और उससे ऊपर भी, उनकी लाइजनिंग वो बेरोजगार शुरू करता है और उसको भी कुछ हिस्सा मिलता रहता है और उस अधिकारी को भी उसका हिस्सा मिलता रहता है। ये एक लाइजनिंग व्यवसाय है जो बेरोजगारों को इस और अट्रैक्ट करता है। अब सब अट्रैक्ट क्यों करता है? क्योंकि उनके बड़ा काम आराम का हो जाता है। उनको कमाई का कोई बहुत ज्यादा कोई परेशानी नहीं होती। कमाई करनी है उस अफसर को, और उस अफसर की कमाई में चूंकि हम उसकी जाति के हैं, हम उसके विश्वस्त हैं, तो हमारे थ्रू वो कमाई करता है। और हम ठाठ से कहते हैं, समाज में कोई पूछता है कि क्या व्यवसाय करते हो, बोले मैं लाइजनिंग करता हूं। और ये लाइजनिंग बेरोजगारी के बाद कई सारे लोग आपने बिजनेस में देखे होंगे जो दुकान चलाते हैं या बिजनेस करते हैं या फैक्ट्री करते हैं, वो अनेकानेक विभागों की, इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की और ऐसे कई सारे विभागों की लाइजनिंग करते हैं। वो व्यवसायियों से पैसा इकट्ठा करते हैं और उस अफसर को देते हैं, उसका कुछ हिस्सा जो वो रखते हैं। ये एक प्रोफेशन व्यवसायी के रूप में भी वो साथ साथ चला लेता है। आपने ऐसे भी कई सारे लोग देखे होंगे जो सरकारी नौकरी करते हैं लेकिन अपने साहब की लाइजनिंग करते हैं। पुलिस में ज्यादातर रीडर होते हैं जो ये लाइजनिंग करते हैं। विभागों में बाबू लेवल के लोग और उनके पीए जैसे लोग हैं, या और अदर जो कर्मचारी हैं, कई बार ड्राइवर होते हैं गाड़ियों के, कई बार इनके गार्ड होते हैं, कई बार इनके कर्मचारी होते हैं, वो सब लोग यही काम करते हैं। तो ये नौकरी में रहते रहते भी लाइजनिंग करते रहते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको या आपके किसी मिलने वाले का काम न्यायपालिका में जरूर पड़ा होगा और आपने कभी सुना होगा कि साहब चर्चा करते हैं लोग कि साहब अभी किसकी बेंच चल रही है, तो बताया जाता है इस बेंच में किसकी लाइजनिंग अच्छी है। ये हमारे न्यायपालिका में लगभग चर्चाएं हमारे कोर्ट में यह रहती है कि साहब फला बेंच में किसकी लाइजनिंग है, और उसके पास जमानत या कुछ और मामले जो जरूरत होती है कोर्ट के समक्ष लगाए जाते हैं। इसके अलावा वो जो पेशकार वहां कोर्ट में बैठता है वह भी फैसलों को प्रभावित करता है। ताजा घटना है, जयपुर के एक स्पेशल कोर्ट में एक उनका रीडर था, जिस रीडर के पास 80,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है तुरंत। अभी ताजा घटना है ये। क्या आपको लगता है कि एक रीडर 80,000 रुपए लेगा? और उस रीडर के घर पर जब सर्च की गई तो उसके यहां पर 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, 10 प्लॉट के डॉक्यूमेंट, 2 गैस एजेंसियों के डॉक्यूमेंट, 8 बीघा जमीन और पता नहीं अनगिनत ऐसी चीजें उस रीडर के यहां मिली है। क्या रीडर का वेतन इतना है? लेकिन उसके पास इस न्यायपालिका में नौकरी के अलावा एक व्यवसाय और करता है। उस व्यवसाय का नाम है लाइजनिंग। अब आप अंदाजा लगाइए, लाइजनिंग करने वाले के पास इतनी प्रॉपर्टी है, और यदि मान लीजिए कि उन जज साहब की वो लाइजनिंग कर रहा था, उन जज साहब के पास कितना पैसा होगा, कितनी प्रॉपर्टियां होंगी।
इस प्रकार से यह लाइजनिंग का व्यवसाय न्यायपालिका के साथ भी इस प्रकार से समाज में चल रहा है। मैं बहुत सारी रोचक बातें आपको बता रहा हूं लाइजनिंग संबंधित, जो आपकी आंखें खोल देगी। थोड़ा सा आप मेरे साथ और आगे चलिए। इसकी भयावहता कितनी है, आपने कई बार सुना होगा कि हाईकोर्ट जज बनने के लिए और सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए लाइजनिंग चलती है, महिला जज बन जाती हैं। बोले साहब किन की लाइजनिंग से? फला उस पार्टी के नेता की लाइजनिंग से ये जज बन गई। अब आपको साथ साथ जब विषय आ गया तो ये भी बता देता हूं आपको कि हाईकोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए कोई परीक्षा नहीं होती है, ना ही कोई इंटरव्यू होता है। कॉलेजियम में जो लोग बैठे हैं वही तय कर देते हैं, और वहां पर ऐसा कहा जाता है जिस वकील की अच्छी लाइजनिंग है, जिस जज की, सेशन जज की अच्छी लाइजनिंग है, वो लोग बाद में हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं। इसके अलावा कुछ लोग पारदर्शी तरीके से जो समाज के या कोर्टों में जो अच्छा काम जानते हैं वो भी पहुंचते हैं, लेकिन जो गलत तरीके से पहुंचते हैं उनको भी वहां तक ले जाने वाले लोग लाइजनर होते हैं, उनका व्यवसाय भी लाइजनिंग होती है। और यह बात केवल न्यायपालिका पर लागू नहीं है, ये मंत्री जी हैं, केंद्रीय मंत्री है, राज्य मंत्री है, इन सबके भी लाइजनर अलग अलग जगह पर मौजूद हैं। एमएलए साहब से डिजायर चाहिए, एमपी साहब से डिजायर चाहिए तो लाइजनर मौजूद है उनके पास। किसी अफसर से कोई काम चाहिए, लाइजनर मौजूद है। आपको खनन के लिए लीज पट्टा चाहिए, लाइजनर मौजूद हैं। और बहुत सारे काम हैं जो लाइजनिंग से होते हैं। इसकी भयावहता इतनी है कि बहुत करोड़पति व्यवसायी भी ये लाइजनिंग का व्यवसाय करते हैं। और ये लाइजनिंग जो करते हैं वो न केवल पैसे की लाइजनिंग करते हैं, मैं जो कहना चाहता हूं वो आप समझ गए। बहुत सारे ऐसे काम है जो उनको प्लीज करता है, खुश करता है, वह भी लाइजनिंग का ही हिस्सा है। इसके बाद यह इसकी भयावहता मैंने बताई। अब इसका समाज पर प्रभाव क्या है? ये जो लाइजनिंग करने वाले लोग हैं ना, ये लोग समाज में बड़े पैसे वाले हो जाते हैं और ये समाज में अपनी जातियों में प्रमुख सीटों पर, कुर्सियों पर बैठते हैं, समाज प्रमुख भी बन जाते हैं, कई समाज की संस्थाएं भी खोल लेते हैं और समाज में संस्थाएं खोल करके और अपना प्रभुत्व दिखाते हैं। तो उस समाज में इनके प्रति आकर्षण युवाओं का या उस समाज का या हम जो अदर लोग रहते हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है, और इस समाज को ये रसातल में ले जाने का काम भी ये लाइजनर करते हैं। अब देखिए साहब, युवा पीढ़ी, अभी युवा पीढ़ी बड़ी असमंजस में है। टीवी देखती है, टीवी पर जो सामग्री हमको मिलती है वो देख लेते हैं, और जो अट्रैक्शन युवा पीढ़ी को सबसे जल्दी हो जाता है, तो ये लाइजनर टाइप के जो लोग होते हैं ये युवा पीढ़ी इनके चपेट में बहुत जल्दी आ जाते हैं, और ये लाइजनर इन युवा पीढ़ी को भी धीरे धीरे अपने व्यवसाय में जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ ऐसे लोगों की समाज में क्या स्वीकार्यता है? तो कई बार इनसे पूछते हैं कि साहब आपका वेतन कितना है? शादी सगाई में जब रिश्ता करने जाते हैं तो किसी लाइजनर से पूछे कि साहब आप सरकारी कर्मचारी हो, आपका वेतन कितना है? तो वो बताता है वेतन मेरा इतना है, लेकिन मान लो वेतन तो मेरा 20,000 है, लेकिन मेरी लाइजनिंग से कमाई जो है वो 1 लाख रुपए महीने की है। और ये समाज में बड़े ठाठ से कहा जाता है। और ये जो कमाई बताने का लाइजनिंग के माध्यम से जो तरीका है, इससे अच्छा रिश्ता मिल जाता है, अच्छा दहेज मिल जाता है। इस प्रकार से समाज ने किसी हद तक इन लाइजनर्स को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद प्रश्न आता है कि देखिए समस्या तो सभी लोग बताते हैं, निदान क्या है? तो हर एक चीज का निदान तो होता ही है, और निदान नहीं है तो समस्या बताने का कोई अर्थ नहीं है। और आप किसी भी व्यवस्था में जब निदान लाते हैं तभी उस समस्या का समाधान शुरू होता है। आज हो सकता है कम प्रतिशत में दिखे, लेकिन धीरे धीरे उस समाधान होना शुरू होता है, और उसका समाधान केवल मात्र एक है, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। आप किसी भी व्यवस्था में, चाहे वो सरकारी अफसर है, चाहे वो नेता है, चाहे न्यायपालिका है, चाहे कोई और अन्य काम है, वहां पर पारदर्शिता ला दीजिए। आप कैमरे लगा दीजिए, आप वहां पर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करिए पूरे काम की। लाइजनिंग कैसे करेगा भाई? कहां करेगा? तो ये पारदर्शिता जैसे जैसे आएगी, आपका लाइजनर्स का जो काम है वो घटता चला जाएगा। इसके बाद बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैं इस पर बताता हूं आपको, और आप जब सुनेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। ये जो सामान्यतः किसी को फायदा पहुंचा करके या डरा करके रिश्वत लेने का जो धंधा है, वह तो बहुत पीछे छूट गया है। अब आजकल बड़े नेता, बड़े अफसर
इन लाइजनर्स के माध्यम से पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं या अन्य जो गलत काम है वो करते हैं। फाइनली जो देश में बड़ा भ्रष्टाचार है वो ये लाइजनिंग व्यवस्था जो है, ये लाइजनिंग व्यवसाय जो है इसके माध्यम से हो रहा है। इस प्रकार से यह व्यवसाय इस देश में सर्वाधिक भ्रष्टाचार का जनक कहलाता है। अब बात आती है कि अगर वो लाइजनर्स नहीं हो, मान लो ये लाइजनिंग की व्यवसाय नहीं हो, तो ये भ्रष्टाचारी तुरंत पकड़ में आ सकते हैं। कई बार क्या रिश्वत लेते हैं लाइजनर्स, पहुंचाते हैं अफसर तक या नेता तक, तो जब एंटी करप्शन ब्यूरो या सीबीआई या कोई अन्य संस्था जब पकड़ना चाहती है तो ये अफसर पकड़ में नहीं आते और ये लाइजनर्स जो है ये पकड़ में आ जाते हैं। तो ये भ्रष्टाचारियों की सुरक्षा कवच भी बन गया है। इस प्रकार से यह भ्रष्टाचारियों की सुरक्षा भी करता है। अब आता है साहब, हम लोग बड़े राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं। क्या आपको लगता है इस व्यवसाय से राष्ट्र निर्माण हो रहा है? मैं कह रहा हूं इस राष्ट्र का पतन हो रहा है, सिस्टम कोलैप्स हो रहा है और इस व्यवसाय को सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा है। आप स्वयं तय करिए, क्या यह सम्मान का व्यवसाय है या इनको स्पष्ट रूप से दल्ला या दलाल कहा जा सकता है? अगर कोई दलाल समाज में यह कहे कि मैं दल्ला हूं तो उसको हे दृष्टि से देखा जाता है, और वो ये कहे कि मैं लाइजनर्स हूं, मैं लाइजनिंग का काम करता हूं, तो वही समाज उसको सम्मान की दृष्टि से देखना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से मेरा मानना है कि राष्ट्र निर्माण में बाधक अगर कोई व्यवसाय है तो वो लाइजनिंग का व्यवसाय है। अब इसका एक तरीका और है कि समाज में ऐसे लाइजनिंग करने वाले जो लोग हैं, जिनका काम ही लाइजनिंग करने का है, वो एमबीए करते हैं लाइजनिंग करने के लिए, ऐसे लोगों का समाज में बहिष्कार किया जाना चाहिए। यह भी एक निदान का हिस्सा है। इनका बहिष्कार करेंगे तो फिर आगे जो युवा है इनसे प्रोत्साहित नहीं होंगे, इन अफसरों की समस्या पैदा हो जाएगी, भ्रष्टाचारी पकड़ में आने लग जाएंगे। तो इन लोगों का समाज में बहिष्कार किया जाना चाहिए। इन लाइजनर्स को स्पष्ट रूप से दल्ला कहा जाना चाहिए। और इस विषय पर बहुत महत्वपूर्ण बात, हम ये सारी बात क्यों कर रहे हैं? समाज में बहुत सारे जागरूक लोग ये जानते हैं कि ऐसा लाइजनिंग जैसा कोई व्यवसाय होता है वो विशुद्ध रूप से दलाली का धंधा है, विशुद्ध रूप से भ्रष्टाचार का हिस्सा है। तो फिर हम लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं? हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि हमको फाइनली अंतिम रूप से जागरूकता का प्रकाश फैलाना है। आप और हम जागरूक जिस दिन बनेंगे तभी समाज में ऐसे लोगों का बहिष्कार होगा। समाज में ऐसे लोगों का जब बहिष्कार होगा तो हमारा युवा ठीक दिशा में जाने की तरफ सोचेगा। समाज में जब जागरूकता का प्रकाश होगा तो ऐसे भ्रष्टाचारी, उनका भी जेल में जाना सुनिश्चित हो पाएगा। और फाइनली जैसे प्रधानमंत्री कहते थे कि 100 रुपए रवाना होते हैं 15 रुपए पहुंचते हैं, वो 15 रुपए बढ़ करके 90-100 तक पहुंचेंगे। उसका एक ही उपाय है कि आप और हम जागरूक हो जाएं और इस जागरूकता के माध्यम से हिंद की जय करें। देशभक्त आप भी हैं, देशभक्त मैं भी हूं, देशभक्त हमारे आसपास के सब लोग हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है हम भी देशभक्त हैं, हम भी देशभक्त हैं, ऐसे कहते भी लगा करके। बीजेपी कहते हैं हम तो जन्मजात देशभक्त हैं। लेकिन देशभक्ति कैसी? देशभक्ति ऐसी कि उनका फायदा जितना हो तब तक तो वो देशभक्त हैं। और जिस दिन उनको कह दिया भाई ये तुम्हारा ये काम ऐसे नहीं हुआ, तो कहते नहीं नहीं नहीं, ये तो भाई देशद्रोही व्यक्ति है जो जागरूकता की बात कर रहे हैं। आप आज तय करिए कि जागरूकता की बात करने वाले देशद्रोही हैं या ये भ्रष्टाचार फैलाने वाले या लाइजनिंग को समाज में सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने वाले लोग देशभक्त हैं। आज आप तय कर दीजिए और इस तय करने के बाद हम फिर अगली क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।